एक घर में रहती थी एक सास सरला और उसकी दो बहुएं मोना और शीला। बड़े बेटे सुरेश की पत्नी मोना थी और छोटे बेटे दीपक की पत्नी शीला थी। कमाल की बात तो ये थी कि दोनों भाइयों की उम्र में फर्क ना होने की वजह से उनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाई गई थी और ऊपर से दोनों बहुएं एक दूसरे की चचेरी बहनें थी। सरला जी के घर में बहू बन के आने के बाद उनका रिश्ता हो गया देवरानी और जिठानी का। लेकिन शादी से पहले दोनों ने ये सोच कर रखा था कि शादी के बाद हर एक बात में एक दूसरे का साथ देंगी। शादी के 1 महीने बाद की बात है। सुबह का वक्त था। मम्मी जी, आपके लिए ना खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बहू? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, तुमने यह खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। घर की बड़ी बहू हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो सही वक्त पे बच्चे के बारे में सोचा। वरना आजकल की लड़कियां तो 5-5 साल तक बच्चा पैदा ही नहीं करती। थैंक यू मम्मी जी। बस अब एक बार तुम अपनी डिलीवरी से फ्री हो जाओ, फिर मैं शीला को भी कहूँगी कि वो भी जल्दी जल्दी बच्चे के बारे में सोचे। बाद में क्यों मम्मी जी? मैं तो कहती हूँ उसे भी अभी कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, एक साथ नहीं। भाई घर कौन संभालेगा? तो मम्मी जी को घर के काम की चिंता है। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू। देखो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मोना ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। तो मम्मी जी, आप डबल खुश हो जाइए। हैं? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आपके घर में 2 बच्चे आने वाले हैं, वो भी एक साथ। क्या दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? अब क्या होगा? शाम के वक्त। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी थकी और परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई है ना एक साथ। तो शाम का सारा खाना मैंने अकेले बनाया है, इसलिए बहुत थक गई हूँ। क्या बात है शीला, तुमने मम्मी की हेल्प नहीं की? दीपक पहली प्रेगनेंसी है ना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तबीयत ठीक ही नहीं लग रही, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और मोना, तुमने भी मम्मी के काम में हाथ नहीं बटाया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी भी तो पहली प्रेगनेंसी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों बहुएं बहाना करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त। अरे क्या बात है, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना? मोना, शीला, कहाँ हो तुम दोनों? मम्मी, भाभी और शीला तो सो रही हैं। कह रही थी कि दोनों को सुबह सुबह चक्कर आते हैं। हाँ मम्मी, अब आप जल्दी से नाश्ता बना दो क्योंकि हम दोनों को काम पे निकलना है। सोचा था बहुओं के आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो काम ही बढ़ गया। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, ये क्या, आप यहाँ आराम कर रही हैं? वहाँ बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है, नहाने की भी जगह नहीं है। अरे तो बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाकर अपने अपने पति के कपड़े धो दो। अब यह जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है। मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना, जब तक प्रेग्नेंट नहीं थी कभी कपड़े नहीं छोड़े मैंने। अरे तो अब क्या हुआ बेटा, पेट से होने के बाद कपड़े नहीं धोते क्या? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। मुझसे ना बाथरूम में बैठकर कपड़े धोए नहीं जाते और मुझे उल्टी भी आती है साबुन की स्मेल से। ठीक है, अब से कपड़े भी मैं ही धो दूंगी। और कुछ? नहीं मम्मी जी, फिलहाल तो इतना ही, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। मम्मी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो बोलो बहू, तुम भी बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, मैं ना अभी रसोई में गई थी तो पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, बदबू आ रही है। जब तक हम दोनों देवरानी जिठानी काम करते थे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए तो बहू, अब भी बर्तन साफ कर दो, क्या परेशानी है?
कर देती मम्मी जी, मुझे तो गंदगी वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या है ना, अब मुझसे खड़े खड़े काम नहीं होता, इसलिए ये तो आप ही को करना होगा। सास को काम बताकर दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सरला जी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सरला जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया था, क्योंकि मोना और शीला हर बार बहाना बनाकर निकल जाती और घर का कोई काम नहीं करती। अगली सुबह, अरे ये क्या, घर में कितनी मिट्टी हो रही है, आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू, जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नज़र रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, अरे ये क्या, घर में कितनी मिट्टी हो रही है, आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू, जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नज़र रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, मम्मी जी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरला छुप के दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों मार्केट में जाकर शॉपिंग करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। सरला उन दोनों को अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी सुन लेती है। मज़े है यार, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता आजकल तो। हाँ यार, तुम दोनों ने मिलकर अपनी सास को क्या उल्लू बनाया है। हाँ, हमारी सास को लगता है कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, दोनों बहू मुझे पागल बना रही है, अब बताती हूँ मैं इनको। शाम के वक्त, अरे मोना, शीला, ये देखो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहाँ आना। क्या हुआ मम्मी, क्या सरप्राइज दे रही है अपनी बहुओं को? हाँ मम्मी, आप बड़ी खुश लग रही हो। अरे क्या है ना बेटा, इससे मिलो, सीमा।
ये डॉक्टर सीमा मेरे दूर के रिश्ते की भतीजी है। ये ना बहुत अच्छी डॉक्टर है। सोचा बहुओं का चेकअप करवा लेते हैं। घर की डॉक्टर है ना, सब सही बताएगी। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं, आओ ना, मैं देख लेती हूँ, सब ठीक तो है ना। भाभी सही कह रही हैं, जरूरत नहीं है। अरे इतना घबराने की क्या बात है, आओ। वो क्या है ना दीपक, बात ऐसी है कि हाँ हाँ बताओ बहू, क्या बात है। मम्मी जी हमें माफ कर दो। बात यह है कि हम दोनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो बस काम से बचने के लिए ये सब किया था। क्या मतलब? और तुम दोनों का नाटक कब तक चलने वाला था? ये भी नहीं सोचा कि कभी तो सच्चाई सामने आएगी। वो हमें लगा कि तब की तब देखी जाएगी, अभी तो काम से बच जाएंगे। देखा इन दोनों की चालाकी को। और सुनो, ये सीमा भी डॉक्टर नहीं है। बस तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए मैंने भी नाटक किया। मोना और शीला अपने घर वालों से माफी मांगती है और फिर से अपना घर और जिम्मेदारियां संभाल लेती है। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका चुलबुला अंदाज सभी को पसंद था। लेकिन जब से उसके भाई जतिन की शादी सरला से हुई है, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अंजलि के भाई और माँ उषा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भाभी की बात मानी। अंजलि, तुम्हारे भाई और माँ तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा किया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे घर का कुछ काम सीखोगी तो कल को तुम्हारे ही काम आएगा ना। ये लो, ये मेरी कुछ साड़ियां हैं, तुम पर अच्छी लगेगी। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी साड़ियां हैं। थैंक यू भाभी। अब तू एक काम कर, आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। शाम का खाना तू बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अंजलि किचन में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उषा किचन में आती है। अरे बेटी, तू अकेली किचन में क्या कर रही है? और तेरी कामचोर भाभी कहाँ है? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। बेटा, तू कब तक उस चालबाज औरत की बातों में फंसती रहेगी? वो तुझे बातों में लेकर अपने सारे काम करवा लेती है और तू उसकी कोई चाल नहीं समझती। तेरी पढ़ाई भी उसने इसीलिए छुड़वा दी ताकि तू घर का काम करे और वो महारानी आराम। माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलो ना। पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें भाभी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, भाभी की चमची। ला दे, रोटियां मैं बना देती हूँ। इस तरह अंजलि अपनी भाभी की सारी बातें मानती है और घर में वो किसी की भी नहीं सुनती। एक दिन जतिन घर पर आता है और कहता है, माँ, हमारी अंजलि के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और अंजलि को देखना चाहते हैं। अंजलि की शादी की बात सुनकर सरला झट से बोली, अंजलि की शादी अभी से? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है। हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। अभी तो अंजलि छोटी है, 2-4 साल बाद करूंगी इसकी शादी। माँ, पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन लड़के की सरकारी नौकरी है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी दोनों की। जतिन के इतना बोलने पर उषा अंजलि के रिश्ते के लिए राजी हो गई। लेकिन सरला सोचने लगी, अगर अंजलि की शादी हो गई तो इस घर का काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो मैंने अंजलि की पढ़ाई छुड़वाई है। अब जतिन ने शादी का पंगा डाल दिया, इनको भी ना चैन नहीं है। सरला पहले तो अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने अंजलि को भड़काना शुरू कर दिया। अंजलि, तो कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? कल शाम को आ रहे हैं भाभी। सच बताऊं, मैं ना बहुत नर्वस हूँ। आप बताओ ना क्या करूं, क्या पहनूं मैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ भाभी, भैया कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाय मेरी ननद, कितनी भोली हो तुम।
तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भाई और माँ तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं? अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी के बाद पता है ना कितनी परेशानियां होती हैं। ससुराल वालों को देखो, घर संभालो, बच्चों को देखो। हाँ भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे कल जो मेहमान आएंगे ना, तुम उनके सामने साफ साफ शादी से मना कर देना। तभी तुम्हारी माँ और भाई को अकल आएगी और तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अंजलि ने ऐसा ही किया। उसका रिश्ता लेकर जो लोग आए थे उनके सामने उसने शादी से मना कर दिया। वो लोग चले गए। जतिन और उषा को अंजलि का बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जतिन से उसका दोस्त विपुल मिलने आया। अंजलि, अंजलि जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ भैया, आपने बुलाया? देखो कौन आया है, तुमने पहचाना इसे? नहीं तो, कौन है ये? अरे ये विपुल है, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अब ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इतने में जतिन का फोन बजने लगता है और वो बाहर चला जाता है। कैसे हो विपुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम इतने सालों से कहाँ थे? न कोई फोन, न मैसेज। मैं शहर से बाहर चला गया था, यहाँ वापस आया तो तुम दोनों की याद आ गई, बस आ गया यहाँ पर। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, स्कूल के बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, बस घर में ही रहती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अंजलि, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था। घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विपुल के कहने पर अंजलि अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बात से जतिन और उषा तो बहुत खुश हुए, लेकिन घर का सारा काम सरला के कंधों पर आ गया, तो वो हमेशा अंजलि को भड़काती रहती थी। अंजलि, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम पढ़ाई मत करो, घर संभालो। मेरी प्यारी भाभी, अब मुझे घर का सारा काम करना आ गया है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब छोड़िए ना इस बात को, आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना, कल मेरे कॉलेज में पार्टी है। निकाल लेना अलमारी से तू ही। अब सरला की बातें अंजलि बिल्कुल नहीं मानती थी। वो तो बस जो विपुल कहता वही करती। विपुल उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पता है अंजलि, प्यार तो मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया। मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो जतिन मुझे बहुत मारेगा। भैया तो तुम्हें अब भी मारेंगे, अब क्या करोगे? अब नहीं मारेगा, अब मैं एक डॉक्टर हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं जल्द ही उससे इस बारे में बात करूंगा। विपुल जतिन से अपनी और अंजलि की शादी की बात कर लेता है। जतिन और उषा दोनों ही इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन सरला अंजलि को फिर से भड़काती है। अंजलि, आजकल मैं देख रही हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। तुमसे पढ़ाई के लिए मना किया था, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो तुम शादी के लिए भी तैयार हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम इस रिश्ते से मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। भाभी, मैं इस शादी से मना नहीं करूंगी। आखिर विपुल में कमी क्या है जो तुम दूसरा रिश्ता लाओगी? हाँ, वैसे भी आप कहीं का राजकुमारी क्यों ना ले आओ, मैं सिर्फ विपुल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। अब आप इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अंजलि ने सरला की एक बात नहीं सुनी। अब सरला अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वो कभी उसकी किताबें फाड़ देती, कभी कपड़े छिपा देती। अंजलि को समझ में आने लगा था कि किस तरह से उसकी भाभी उसके सामने मुंह से शहद टपकाती है और मन में जहर रखे हुए है। अंजलि के एग्जाम शुरू हो गए तो सरला ने उसका रोल नंबर ही छिपा दिया। अंजलि परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। माँ, आपने मेरा रोल नंबर देखा है क्या? अगर वो नहीं मिला तो कॉलेज में एंट्री नहीं होगी और मेरा पेपर छूट जाएगा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। अरे ध्यान से देखो ना, यहीं कहीं होगा।
दिमाग पर जोर लगाओ, लास्ट टाइम कहाँ रखा था? मुझे इसमें भाभी का हाथ लग रहा है, वही कल मेरे कमरे के आसपास मंडरा रही थी। अंजलि अपनी भाभी से कहती है। भाभी देखो, सच सच बता दो, आपने कहाँ छुपाया है मेरा रोल नंबर? आपने पहले भी मेरी किताबें छिपाई और फाड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है भाभी। अंजलि, तू अपनी प्यारी भाभी पर शक कर रही है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं या शादी करके अपने ससुराल चली जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रही हो। देख बहू, शराफत से बता दे, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ लिया ना रोल नंबर तो तुझे मैं घर से आउट कर दूंगी। अंजलि, उषा और जतिन के बार बार पूछने पर भी सरला ने कुछ नहीं बताया। अंजलि और उषा ने सरला के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें उसके कमरे में रोल नंबर मिल गया। अब उषा गुस्से से आग बबूला होकर बोली, कितनी बड़ी नागिन है तू, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू यहाँ रही तो मेरे बच्चों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चल निकल मेरे घर से। इस तरह उषा सरला को अपने घर से निकाल देती है और सरला काम चोरी के चक्कर में अपना हंसता खिलखिलाता घर बर्बाद कर लेती है। थोड़े दिन बाद विपुल और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी अंजलि अपनी पढ़ाई जारी रखती है। विपुल की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सारे घर वालों को उसकी आदत के बारे में पता भी चल गया। अरे चलता भी क्यों ना, क्योंकि रुपल के मुंह में जो आता है वो बोल देती है। एक दिन रुपल की सास माया उससे कहती है, बहू तो खाने में तेल और घी कम डाला कर, हमारे घर में ज्यादा ऑयली खाना कोई नहीं खाता। माँ जी, घी ज्यादा खाया करो, तभी आप लोग सभी इतने पतले दुबले हो। और माँ जी, आप तो बिल्कुल ही खत्म हो, आपको तो ज्यादा जरूरत है घी की। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? ऐसा मैंने क्या कह दिया? जो सच वही तो बोला है। हो नहीं क्या, आप पतली दुबली सिंह की तरह। एक तो तू बोलती इतना है कि तुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि तू सही बोल रही है या गलत। अब कान खोल के सुन ले, घी और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, समझी? सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ, सब लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो माँ जी मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। इसी तरह रूपल ना समझी में किसी से कुछ भी बोल देती थी। एक दिन रूपल के पति आकाश अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया। रूपल, रूपल जल्दी आओ। रूपल आकाश की आवाज सुनकर बाहर आती है। रूपल, ये मेरे दोस्त है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, तुम जल्दी से चाय बना कर ले आओ। रूपल किचन में जाती है और वापस आकाश के पास आकर तेज आवाज में बोलती है, सुनो जी, चाय किस चीज की बनाऊं? दूध तो है नहीं घर में और पास वाले किराने की दुकान भी बंद है। आकाश अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर कहता है, अरे रूपल, कुछ और बना कर ले आओ ना, देख रही हो ना मेरे दोस्त आए हैं। आकाश की बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे आकाश, रहने दो, फिर कभी पी लेंगे चाय। हाँ यार, अभी तो हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ये बोलकर आकाश के दोस्त चले जाते हैं। फिर आकाश गुस्से में रूपल से कहता है, रूपल, तुम्हें कब अकल आएगी? अगर घर में दूध नहीं था तो कुछ और बना लाती, मेरे दोस्तों के सामने इतना जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कहाँ जोर जोर से बोल रही थी, और दूध नहीं था तो नहीं था, इसमें अक्ल कहाँ बीच में आ गई? आकाश गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूपल का देवर अक्षय वहां आता है। भाभी क्या हुआ? भैया बहुत गुस्से में हैं। आपने अपनी तीखी जुबान के वार से फिर भैया को घायल कर दिया क्या? अक्षय भैया, आप जले पर नमक क्यों छिड़कते रहते हो? कोई काम धंधा करो, 4 पैसे आएंगे घर में। और उन 4 पैसों का आप क्या करोगी? रूपल और अक्षय दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माया आकर कहने लगी, अक्षय, मैंने तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दी है, अब तुम सब शादी की तैयारी में लग जाओ। माँ जी,
आपने शादी तो पक्की कर दी, लेकिन अक्षय भैया अपनी बेबी को क्या खिलाएंगे? अभी तक तो आपसे ही पॉकेट मनी मांगते हैं, अब अपनी बीवी की लिपस्टिक के पैसे भी आप ही से मांगेंगे शायद। बहू तू फिर फालतू बोली, मगर फिक्र मत कर, वो मुझसे ही मांगेगा ना, दे दूंगी मैं। और शादी में बहुत मेहमान आएंगे, इसलिए हो सके तो तुम अपनी जुबान बंद रखना। कुछ दिन बाद अक्षय की शादी सोनिका से हो जाती है। सोनिका बहुत समझदार लड़की है। उसने अपने व्यवहार से घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन रूपल की धारदार जुबान के वार से वो भी नहीं बच पाई। सोनिका, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें शादी में जो कपड़े और गहने दिए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे घर वालों ने ना बहुत सस्ते में निपटा दी तुम्हारी शादी। भाभी, मेरे घर वालों ने तो सारी ब्रांडेड चीजें दी है। शायद आपने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। अब रूपल ऐसे ही सोनिका को कुछ न कुछ बोलती रहती, लेकिन सोनिका बाकी घर वालों की तरह नहीं थी। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। एक दिन रूपल, सोनिका और माया तीनों किचन में काम कर रही होती है। तभी सोनिका, तुमने चाकू देखा है? मुझे सब्जी काटनी है। भाभी, आप तो अपनी जुबान से ही काट लो, वो तो चाकू से भी ज्यादा तेज है। सोनिका, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानी से ऐसे बात करते हुए? देख रही हो ना माँ, ये सोनिका किस तरह से मुझसे बात कर रही है। बहू, तुझे भी तो शर्म नहीं आती थी मुझसे ऐसे बात करते हुए? अब तेरे मुंह में जो भी आता है तू भी तो बोल ही देती है ना। माया की बात सुनकर रूपल चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनिका पराठों पर घी लगा रही होती है कि सोनिका, पराठों पर घी कम लगाना, यहाँ सब लोग तेल और घी कम खाते हैं। घर में तो सब दुबले पतले हैं, उन्हें देखकर लगता भी है कि सभी घर वाले तेल और घी कम ही खाते होंगे। लेकिन भाभी, आप क्यों मोटी होती जा रही हो? मैं आपके लिए पराठे नहीं बनाऊंगी, आप तो बस रोटी ही खाना। तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा तेज है सोनिका। भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बस पहले मेरी जुबान नहीं चलती थी, लेकिन जब से आपके साथ रहने लगी हो ना, तब से जुबान पर काबू ही नहीं रहता। रूपल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी माया सोनिका से कहती है, बहू, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने अपनी जेठानी को। इसने सारे घर का जीना हराम कर रखा था। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। रूपल अगर शेर है तो सोनिका सवा शेर है। इसी तरह सोनिका रूपल की हर बात काट देती थी। एक दिन सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनके पड़ोसी उनके घर आ गए। पड़ोसियों को देखकर माया कहती है, आइए आइए भाई साहब, बहन जी बैठे बैठे। अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब ठीक है। बस बेटे की शादी कर रहे हैं तो आपको निमंत्रण देने आ गए। अच्छा, कब है आपकी बेटी की शादी? हम सब जरूर आएंगे। शादी कहाँ से हो रही है और आप लोगों ने रिसेप्शन कहाँ रखा है? रूपल बहू, ये बात बाद में पूछ लेना। वैसे भी ये सब शादी के कार्ड पर लिखा हुआ है। जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ। माँ जी, अभी तो चाय बनाई है, दूध लाना पड़ेगा दुकान से। अरे रहने दो बहन जी, चाय वाय नहीं पीनी हमें। वैसे भी हम जहाँ जहाँ शादी का कार्ड देने गए हैं वहाँ सब ने चाय पिलाई है, तो मन भर गया है चाय से। देखा मम्मी जी, आप तो फिजूल में परेशान होती हैं, इनको चाय पीनी ही नहीं है। अंकल जी आप बताइए ना, मेहंदी कब है, हल्दी कब है, और जिस दिन संगीत होगा उस दिन तो मैं जरूर आऊंगी। भाभी, आप इनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। अब तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपने किसी की शादी कभी देखी ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई है। अक्षय भैया, आप तो अपनी शादी का नाम ही मत लो। आपकी शादी में काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं की आपकी शादी। रूपल, कितना बोलती हो तुम?
जाओ किचन में और कुछ खाने को ले आओ। रूपल इसी तरह से बोली जा रही थी और सभी रूपल को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर सोनिका हाथ में शरबत लेकर आ जाती है। ये लीजिए, मैं आप सभी के लिए शरबत लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हमने मना किया था ना बेटा। अंकल जी, आपने चाय के लिए मना किया था। ये तो शरबत है, पीकर बताइए कैसा बना है। सभी शरबत पीकर सोनिका की बहुत तारीफ करते हैं। तभी रूपल कहती है, सोनिका तुमने शरबत तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? भाभी, आप दिमाग चलाती कहाँ हैं? आप तो बस जुबान चलाती हो। क्या कहना चाहती हो सोनिका? दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है? रूपल, तुम सोनिका से बाद में लड़ लेना, अभी हमारे पड़ोसी आए हैं, उनसे बात करते हैं। रूपल वहां से गुस्से में चली जाती है। उसे पहली बार अपनी इंसल्ट फील होती है। अब वो फैसला करती है कि किसी से ज्यादा बात नहीं करेगी और आगे से सोच समझ कर बोलेगी। शाम को सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन रूपल वो तो एकदम चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ रूपल, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या बोलूं? मेरे कुछ बोलते ही सोनिका मुझे सुनाने लगती है और आप लोग भी उसी का साथ देते हैं ना। सोनिका, तुम भाभी को क्यों सुनाती हो? तमीज से बात किया करो ना भाभी से। रहने दो अक्षय भैया, आप भी कम नहीं हो। आप भी सबके सामने मेरे इंसल्ट करते हो। बहू, तू भी तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। इस बार हमने बोल दिया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? हाँ, लग रहा है बुरा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी। भाभी, किसी से नहीं बोलोगी? हाँ हाँ, किसी से नहीं। मुझसे नहीं? नहीं माँ से? नहीं सोनिका से? नहीं, भैया से? सोच कर बताऊंगी। रूपल की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और रूपल भी आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ससुराल में जासूसी। सुधा बहुत सुंदर है और वो घर वालों की सभी जरूरतों का ख्याल भी रखती है, लेकिन उसके अंदर एक ही बात की कमी है कि वो अपने ससुराल में सबकी बातें चोरी छिपे सुनती है और उन बातों को नमक मिर्च लगाकर या कभी कभी आधी बात बताकर सबके सामने रखती है। आइए जानते हैं सुधा की इस आदत से घर का माहौल कैसे बदलता है। मैंने नाश्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन माँ जी और देवर जी स्टडी रूम में बैठे हैं, वहीं उन्हें नाश्ता दे आती हूँ। वैसे दोनों बात क्या कर रहे हैं, जरा बात भी सुन लूंगी। ये सोचकर सुधा अपनी सास कमला और देवर हिमांशु के पास जाती है। स्टडी रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर दोनों की बात सुनने लगती है। माँ, आप इस महीने भैया से घर खर्च के रुपए मत लेना। मगर क्यों बेटा, रोहन ने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर तू क्यों ये सब बोल रहा है? क्योंकि इस महीने भैया को काम में बहुत नुकसान हुआ है। क्या रोहन को नुकसान हुआ है? लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब परेशान हो जाएंगी, शायद यही सोचकर नहीं बताया होगा। चलो अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया। ये सारी बात सुधा सुन लेती है और सीधा अपने पति के पास जाती है। रोहन जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बातें छिपाएंगी। क्या हुआ सुधा, क्या बात छुपाई मैंने? जरा मुझे भी तो पता चले। यही कि आपको इस महीने काम में नुकसान हुआ है। हाँ, हुआ तो है। अब काम धंधे में थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो चलता रहता है, लेकिन तुम्हें यह बात किससे बताई? आपका भाई और आपकी माँ आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मैंने सुन ली। तुमने फिर दूसरों की बातें कान लगाकर सुनी? कितनी बार मना किया है कि किसी की बातें इस तरह से नहीं सुनते। न जाने ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। मैंने जानबूझकर नहीं सुनी। मैं उन्हें नाश्ता देने जा रही थी और वो दोनों जोर जोर से बात कर रहे थे, तो मैं अपने कान बंद कर लेती क्या? और अगर बंद करना भी चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, मेरे दोनों हाथों में ट्रे थी। अरे धीरे बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे थे माँ और हिमांशु? आपका छोटा भाई हिमांशु
जिसे आप बच्चों की तरह प्यार करते हो। माँ जी से बोल रहा था कि इस बार घर खर्च के लिए रोहन भैया से ज्यादा रुपए लेना। वो मुझसे कह रही थी कि उन्हें इस महीने बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। क्या? उसने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोहन गुस्से में हिमांशु को पुकारता है। हिमांशु, हिमांशु! जी जी भैया, बुलाया आपने? तूने माँ से ये कहा कि घर खर्च में इस महीने मुझसे ज्यादा रुपए लिए जाए? मुझे इस महीने बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप चाहे तो माँ से पूछ लो। जिससे पूछना था मैंने पूछ लिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ और तुम माँ से मेरी चुगली कर रहे हो। भैया मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हिमांशु अपनी बात की सफाई देता रहा, लेकिन रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया। इसी तरह एक दिन सुधा की ननद ममता अपनी माँ से बात कर रही होती है और आदत से मजबूर सुधा उनकी बातों को कान लगाकर सुनती है। माँ, इस बार राखी पर मैं दोनों भाइयों से अच्छा और महंगा गिफ्ट लूंगी। क्या गिफ्ट लेगी, मुझे भी बता। मैं रोहन भैया से स्कूटी और हिमांशु भैया से एक सोने की चेन लूंगी। चलो, रोहन तो तुम्हें स्कूटी दे देगा, लेकिन हिमांशु सोने की चेन कभी नहीं देगा। माँ, मैं उनसे सोने की चेन लेकर रहूंगी, अब उनकी कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुधा ये बात सुन लेती है और जैसे ही हिमांशु घर आता है वैसे ही उससे कहती है, देवर जी, अब तो कंजूसी छोड़ दीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कंजूस हूँ? अरे भाई, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आपकी प्यारी बहन ही बोल रही थी। क्या ममता ने कहा ये? हाँ, ममता ने कहा। और सिर्फ कंजूस कहती तो बात और थी, न जाने क्या क्या कह रही थी। तौबा तौबा तौबा। वैसे किसी बहन को ना अपने भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बस सुधा की बात सुनते ही हिमांशु का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से ममता को आवाज देने लगा। ममता, ममता जल्दी आओ। हिमांशु की आवाज सुनकर ममता और कमला बाहर आती हैं। हाँ भैया, आपने बुलाया? ये क्या चुगली करती घूम रही हो तुम मेरी? मैं कंजूस हूँ, तुम्हें कुछ नहीं देता, और क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में, जरा ये भी बता दो। नहीं भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो माँ से बात कर रही थी। माँ बताओ ना भैया को। हाँ बेटा, ममता ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। और बेटा, ममता तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं क्या? माँ तो समझा दो इस छोटी बहन को, छोटी है, छोटी बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। ये बोलकर हिमांशु वहाँ से चला गया। बेचारी ममता वहाँ खड़ी खड़ी रोती रही। एक दिन ममता छत पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी कॉलेज के पास वाले गार्डन में, अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो ये यहाँ आराम से फोन पर बात कर रही हैं। अभी इस महारानी को सबक सिखाती हूँ। सुधा नीचे गई और सबसे कहने लगी, सब लोग खाना खाने आ गए, सुधा ही नहीं आई। मैं तो बुलाने गई थी उसे, लेकिन वो महारानी इतनी रात को छत पर किसी से फोन पर बात कर रही है। किससे बात कर रही है? मुझे क्या पता, लेकिन बातों से तो लग रहा था कि कोई लड़का है। उससे गार्डन में मिलने का वादा भी कर लिया है मोहतरमा ने। वैसे आप सब ने ना बहुत बिगाड़ कर रखा है अपनी बहन को। सुधा की बात सुनकर दोनों भाई ममता के पास जाते हैं। ममता, किससे बात कर रही हो तुम? भैया, मैं अपनी सहेली आशा से बात कर रही हूँ। लाओ, हमारी भी बात कराओ। हिमांशु और रोहन ममता का फोन चेक करते हैं तो वो सच में अपनी सहेली आशा से ही बात कर रही थी। सच्चाई जाने के बाद दोनों भाई अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। ममता फोन काट कर अपने भाइयों से कहती है, आप दोनों को शर्म नहीं आ रही मुझ पर शक करते हुए? आज से आप दोनों मुझसे कभी बात मत करना। ममता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से सभी घरवाले सुधा की वजह से आपस में बोलना बंद कर देते हैं। इस बात से कमला को बहुत दुख होता है और वो अपने तीनों बच्चों को बुलाकर कहती है, इतनी शांति तो इस घर में पहले कभी नहीं थी जितनी अब है। तुम तीनों पहले की तरह क्यों नहीं रहते?
तुम आपस में बात नहीं कर रहे, इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो माँ अपने बच्चों को समझाओ ना कि इस तरह चुगली करना छोड़ दे। माँ आप अपने दोनों बेटों को समझाओ ना कि अपनी बहन पर बेवजह शक करना छोड़ दे। माँ आप अपने बच्चों को समझाइए। बस बस बस, मैं समझ गई कि क्या कहना चाहता है। देखो तुम तीनों में से कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा, जो कुछ कर रही है सुधा कर रही है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। अब कमला, रोहन, हिमांशु और ममता चारों मिलकर सुधा को सबक सिखाने में लग गए। पहले सुधा कमला के कमरे की तरफ गई। वहाँ ममता और कमला बात कर रही थी। माँ आप हिमांशु भैया की शादी कब करेंगी? कर दूंगी, मगर ये बता तू इतना क्यों पूछ रही है? माँ वो है ना आपकी बहू सुधा, उसके जैसी बहू तो बिल्कुल मत लाना। वो सबकी बातें सुनती है और चुगली करके सबकी लड़ाई लड़वाती है। ममता की बच्ची मेरी बुराई कर रही है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। सुधा अपने पति को ये बात बताने जाती है तो देखती है कि रोहन और हिमांशु आपस में बात कर रहे होते हैं। हिमांशु तुम नया काम शुरू कर रहे हो, इस बात के बारे में सुधा को मत बताना। फिर में यहाँ से वहाँ चुगली करेगी और सबके बीच लड़ाई लड़वाएगी। हाँ भैया, वैसे भी पिछले दिनों घर में कितनी लड़ाई हो चुकी है, वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। ये क्या, मैं तो अपने पति से सास और ननद की शिकायत करने आई थी, यहाँ तो मेरा देवर और पति ही मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। कोई बात नहीं, इनको तो मैं बाद में बताऊंगी। अब सुधा के साथ ऐसा ही होने लगा। वो जिसकी भी बात कान लगाकर सुनती या जिसकी भी जासूसी करती, वो सुधा की ही बुराई कर रहा होता। फिर वो अपने पति से शिकायत करने जाती तो उसका पति भी उसी की बुराई करता है। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात कहे किससे। मैं क्या करूं, इस घर में तो सब मेरी ही बुराई करते हैं। मैं अपने गुस्से का बम किसके ऊपर गिराऊं? इस घर में तो तोपों के सारे मुंह मेरी ही तरफ है। एक काम करती हूँ, मैं आपसे किसी की जासूसी ही नहीं करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब सुधा ने ऐसा ही किया। वो अपने काम से काम रखने लगी और किसी की भी बात ध्यान से नहीं सुनती थी। हाँ, ये बात अलग है कि ध्यान से नहीं सुनती थी, मगर कान लगाकर सबकी बातें सुनती जरूर थी।